नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। कश्मीर के अनंतनाग की अर्जुमाना दुआ मांग रही है कि 2019 में मोदी ही प्रधानमंत्री बने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का केस लड़ रहे इकबाल अंसारी दावा कर रहे हैं कि 2019 में मोदी जी को पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अर्जुमाना और इकबाल अंसारी दोनों उसी मुस्लिम समाज से हैं जिन्हें मोदी का विरोधी कहा जाता है। कश्मीर से अयोध्या तक लोगों को मोदी क्यों पसंद आ रहे हैं? क्या मोदी को लेकर देश के मुसलमानों की राय बदल रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी महाबहस। 2014 में चुनाव के दौरान बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की छवि मुस्लिम विरोधी के तौर पर पेश की जा रही थी। वो वाराणसी से चुनाव लड़ रहे थे, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। मोदी जी से जब सवाल पूछा गया कि वाराणसी के मुसलमानों का क्या होगा, मोदी ने तब जवाब दिया था कि मुसलमानों से जब मैं मिलूंगा तो वे मुझे प्यार करने लगेंगे। 4 साल बाद मोदी की बात सच साबित होने लगी है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र जपने वाले प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ अनंतनाग की मुस्लिम महिला अर्जुमाना भी कर रही है। अर्जुमाना 1 महीना पहले मोदी के दोबारा पीएम बनने की दुआ मांगी थी। मोदी को याद आया कि अर्जुमाना कश्मीर की है और मोदी की तारीफ कश्मीर कट्टरपंथियों को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अर्जुमाना की जान खतरे में पड़ सकती है। मोदी ने बिना देरी किए गृह सचिव को आदेश दिया कि अर्जुमाना को सुरक्षा दी जाए। अर्जुमाना उज्ज्वला योजना की उन लाभार्थियों में से है जिनके साथ पीएम मोदी ने सीधी बात की थी। अर्जुमाना जी, आप तो रमजान का महीना चल रहा है तो बहुत सुबह 3 बजे उठ करके खाना पकाना पड़ता होगा, और लकड़ी का चूल्हा गया और गैस का चूल्हा आया तो पहले में बहुत बड़ा फर्क आया होगा। पहले के मुकाबले में आज बहुत ही ज्यादा फर्क आ रहा है, क्योंकि जो हमारा टाइम बचता है, पहले तो बच्चे हम जब चूल्हा जलाते थे तो बच्चे आग की तरफ जाते थे, वो खतरा रहता था। अब जबकि उज्ज्वला गैस हमारे घर में आई है, इससे हमें बहुत सहूलियतें हो गई। रमजान के महीने में तो बहुत ही ज्यादा। अब हम सुबह ही उठ के 15 मिनट आधा घंटा पहले ही खाना पका सकते हैं। शुक्रिया सर, आपकी सरकार से हम बहुत खुश हैं। रमजान का महीना चल रहा है, सुबह हम नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हम आपको दुआ देंगे कि अगले हर साल आपकी ही सरकार आ जाएगी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अर्जुमाना की तरह अयोध्या के इकबाल अंसारी भी मोदी के मुरीद हो गए हैं। इकबाल अंसारी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद की ओर से पक्षकार हैं, लेकिन उनको लगता है कि मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसलिए 2019 में मोदी को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो विकास की बात करते हैं और विकास का काम करते हैं, और अगर इसी तरीके से काम होता रहा पूरा भी तो 4 साल बाकी है, और आने वाले दिन में भी माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय जो है मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यकाल ऐसे ही रहा, विकास ऐसे होता रहा और दंगा मुक्त जो है हिंदुस्तान रहा, तो आने वाले दिन में 2019 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार दोबारा बननी है, इससे कोई रोक नहीं सकता। दोनों की लोगों की बातें जो है कुछ न कुछ नए की तरफ इशारा कर रही हैं। वो नया क्या है? क्या समाज की सोच बदली है? क्या मुस्लिम समाज अब मोदी का समर्थक होने जा रहा है? क्या मुस्लिम समाज के व्यापक लोग अब मोदी का समर्थन करेंगे? क्या 2019 में मुस्लिम लोग मोदी के साथ खड़े होंगे? इन्हीं तमाम सवालों पर हमारी बहस होगी, और हमारे साथ इस बहस में मौजूद है प्रेम शुक्ला जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। हमारे साथ मौजूद है मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो कि चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, मोहम्मद एजाज अरशद कासमी साहब, जो कि मेंबर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, और अंबर जैदी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। सबसे पहले शुरुआत अंबर आपसे, क्या सोच बदल रही है मोदी के लिए मुस्लिम समाज की? देखिए, सोच जो मोदी जी ने आप जो इस बार सेशन में आए थे, उस बार जो जैसे काम किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों की सोच बदल रही है। और ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिए हैं, वोट दिए हैं, और जिसके आधार पे आपने देखा है कि एज ए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनके यूपी में बीजेपी उभर के आई है, और जो सेंटर में आई थी उसमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। एक बीच में खाई थी जो शायद मोदी जी के कामों की वजह से वो भरती जा रही है। और पहले कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने बहुत टाइम राज किया है, लगभग 50 साल।
तो मुसलमानों को अपीजमेंट के नाम पे सिर्फ कुछ नहीं मिला है, उनको सिर्फ एक अपीजमेंट के नाम पे उनको अपाहिज बना दिया गया। तो अब देखिए मोदी जी की बारी है, वो किस तरीके से विकास की बात करते हैं मोदी जी। तो देखिए अब किस तरीके से मुसलमानों का वो सिर्फ अपीजमेंट कर रहे हैं या विकास करते हैं, ये अब प्रैक्टिकली देखने में आएगा और आएगा आगे। अंबर जैद जी की बात से सहमत है मौलाना साहब? देखिए ये मंत्र तो हम 2014 में देके आ गए थे उनको। हमने उनसे ये कहा था कि बीजेपी मुसलमानों के लिए अछूत नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनसे मुसलमान कहीं ना कहीं डरता है। जिस तरह से इन लोगों के बयानात आते हैं इनके नेताओं के, उन बयानों पर अगर रोक लग जाए और मोबलिंग जैसे जो हालात पैदा हुए हैं देश में, अगर वो रुक जाएं और दंगा मुक्त जो है भारत हो जाए, तो मुसलमान क्यों नहीं आएगा बीजेपी के साथ में? बीजेपी भी एक सियासी पार्टी है। कांग्रेस को अगर हम देखें, कांग्रेस की हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो कांग्रेस ने भी दंगेबाजी कम नहीं की है। 15,000 फसाद हुए कांग्रेस के टाइम में भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस का समर्थक हूं या बीएसपी का समर्थक हूं, मैं सच्ची बात कह रहा हूं। कांग्रेस ने भी फसाद दिए हैं और बीजेपी के टाइम में भी फसाद हुए हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि आने वाले टाइम में जो अच्छा कर पाएगा तमाम समाजों के लिए, तमाम वर्गों के लिए, वही देश पे राज करेगा। मतलब आपके दिमाग से मोदी का बैरियर हट गया? साफ जवाब दीजिएगा, नहीं हाँ या ना में। मोदी का बैरियर हट गया? सुनिए बात, मोदी बैरियर कभी था ही नहीं, कभी नहीं था। बीजेपी बैरियर कभी था ही नहीं, कभी नहीं। वो सोच एक बैरियर थी, जिस सोच को अगर ये लोग, तो बैरियर है, हाँ, उस सोच को अगर ये लोग कम कर जाएं, नहीं, कम हुई क्या? अगर मोदी जी को इसमें इंडिविजुअली देखें तो मोदी जी पहले से कम है, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले से कम जी। मोदी जी को अगर इंडिविजुअली देखें तो वो हमेशा विकास की बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो उनका एक स्लोगन भी है। जैसे कि राशिद रशीदी साहब ने बोला कि उनके कुछ नेता जो अटपटे बयान देते हैं। तो रही बात मोदी जी को अगर हम देखें एज ए इंडिविजुअल, तो वो हमेशा किसी भी पार्टी की या किसी भी कम्युनिटी के अपीजमेंट की बात नहीं करते, वो हमेशा विकास की बात करते हैं। रही बात क्योंकि बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, तो हर किसी के बयान की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ जो बयान दे रहे हैं उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके के बयान एक डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए जी। लेकिन क्या ये बयान आ रहे हैं? और ये चीज नहीं दोनों इसका साहब कोई सा जवाब दीजिए। आप दोनों तरफ की बात करें, आप चिट भी मेरी, पट भी मेरी। नहीं, मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रही हूँ, मैं दोनों बात कर रही हूँ, क्योंकि जो हालात है उसके हिसाब से दोनों में सच क्या है? दोनों में सच ये है कि मैंने ये बोला है कि हाँ, कहीं ना कहीं जो मोदी जी जो पास्ट में आए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप सिर्फ मोदी जी को अकेले नहीं दे सकते कि मोदी इतनी बड़ी पार्टी है, लाखों करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, तो सबकी जिम्मेदारी मोदी जी नहीं ले सकते। लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए, प्रेम शुक्ला जी बैठे हैं, प्रेम शुक्ला जी क्या उस तरह के बयान देते हैं जिस तरह से आप जैसे लोगों को असुविधा होती है? प्रेम शुक्ला जी क्या उस तरह के बयान देते हैं? कोई असुविधा नहीं है। तीर हैं। देखिए, आप अगर बात देखिएगा तो दोनों आप दोनों ही बात करते हैं। प्रेम शुक्ला जी बात अगर टीम डिबेट की जाए तो आप दोनों एक तरीके से बराबर तीर छोड़ते हैं। देखिए, नहीं, साजिद रशीदी जी अगर कुछ क्रिया करेंगे, बहुसंख्यक समाज को अपशब्दों का प्रयोग करेंगे, तो प्रतिक्रिया में कई बार उनको हो सकता है उस तरह के शब्दों को सुनने का अवसर मिले। लेकिन साजिद रशीदी जी की जानकारी के लिए बता दें कि मेरे मित्रों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के मित्रों का बहुत बड़ी संख्या है। मुस्लिम मेरे बहुत सारे मित्र हैं और जो है उनको मुझसे कोई असुविधा नहीं है, मेरे कंडक्ट से कोई असुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से कोई असुविधा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जिनको वोट बैंक की राजनीति के लाभार्थी हैं, वो निश्चित तौर पर उनको लगता है कि हम जो है साफ सुथरी बातें कर रहे हैं, सीधी सीधी बात कर दे रहे हैं, दो टूक बात कर दे रहे हैं। जिनको आदत है तुष्टीकरण की, उनको हमारी बातें अटपटी लगती हैं, कई बार हमारी बातें अभद्र लगती हैं। मैं 10 सेकंड में एक बात कहना चाहता हूं। बिल्कुल बोलिए। आज 1 बजे मैं एक चैनल पे था, इन्हीं के एक प्रवक्ता ने बैठते ही सबसे पहले ये कहा कि मुसलमान शक्ल के एतबार से ही हिंसक लगता है, मुसलमान देखते ही हिंसक लगता है। ऐसा कोई नहीं कहेगा। आईपी सिंह ने कहा, मेरे साथ बैठे हुए थे, आईपी सिंह ने कहा मेरे साथ बैठे हुए थे। बिल्कुल हमारे, तो ये इस तरह की जो बयानबाजियां हैं, ये कहीं ना कहीं देश में दरार पैदा करती हैं। पहले समझाइए आप उनको समझाइए। कुछ इस तरह की बयानबाजी नहीं करेगा किसी भी। कोई ये नहीं कह सकता कि हिंदू शक्ल से खराब है, मुस्लिम शक्ल से खराब है, कोई ये बात नहीं कह सकता। और ये कोई बात कहेगा उसको कोई स्वीकारेगा नहीं।
और भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात करेगा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। काश्मीर साहब, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि बीजेपी के नाम का जो टैबू था वो मुसलमान समाज में खत्म हो गया? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बीजेपी और मुसलमानों के दरमियान दूरियां क्यों थी और वो वजह अभी बाकी है या नहीं है। बीजेपी के जो अपने पॉलिसी उसकी रही है या उसका जो प्रोग्राम रहा है, अपने पॉलिसी और प्रोग्राम की वजह से मुसलमानों से दूरी बनाए रखा है उन्होंने। लेकिन मुसलमानों को अब जबकि करीब करने की बात करते हैं वो, तो एक तरफ बात तो करते हैं लेकिन दिमाग से बात तो कर रहे हैं, लेकिन दिल का दरवाजा अभी भी बंद है। वो पहले दिल खोले, उसके बाद बिल्कुल दिल का दरवाजा बंद है मुसलमानों के लिए। इनकी पार्टियों में कहाँ कहीं कोई गुंजाइश नजर आ रही है। मुसलमानों को जिस तरह से इख्तियार में हिस्सेदारी होनी चाहिए या कहीं पर टिकट देने की बात आती है तो इतने बड़े उत्तर प्रदेश में एक भी इनको कहीं पर मुस्लिम कैंडिडेट नहीं नजर आता, पूरे बिहार में कहीं नजर नहीं आता, पूरे महाराष्ट्र में कहीं नजर नहीं आता। तो ये सब इससे फिर कैसे आप मुसलमानों को करीब करने की कोशिश करेंगे? देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो जो बीजेपी इसका खासतौर से नरेंद्र मोदी जी का खौफ दिलाया गया था, 4 साल में कहीं ना कहीं उस खौफ में कमी आई है। ये तो एक हकीकत है। ये दिखाया गया था कि वो 2002 का फसाद फिर दोहरा देंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा, और बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडे हुए थे उनको लेकर के। लेकिन 4 सालों में उनकी तरफ से कभी कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो। प्रधानमंत्री की तरफ से, उनकी पार्टियों की जानिब से तो आते रहे स्टेटमेंट, छोटे छोटे नेता तो ऐसी ऐसी बातें करते रहे कि बिल्कुल एकदम नहीं तो इमरजेंसी जैसे हालात लग रहा था कि मुसलमानों में पैदा कर दिया था, मॉब लिंचिंग वगैरह और लव जिहाद और कभी पता नहीं क्या क्या इशू को लेकर के। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस तरह से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। यहां तक कि जो माइनॉरिटी से मुतालिक जो चीजें थी, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री, वो भी पहले की तरह काम करती रही। उससे पहले ये प्रोपेगेंडा किया गया कि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बंद कर दी जाएगी, माइनॉरिटी से मुतालिक जितने डिपार्टमेंट है सब बंद कर दिए जाएंगे। तो पहले से बेहतर ही काम कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये अपनी पॉलिसी, खासतौर से 2-3 इशूज जो थे जिसके तरफ मौलाना ने इशारा किया, एक बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाला इशू था, उसके बाद ये एक्सा सिविल कोर्ट वाला मामला था। नहीं, तो इन्होंने अपने एजेंडे से तो हटा दिया। कहाँ इनके एजेंडे? नहीं, इनके एजेंडे पे है। नहीं, पहले खत्म है। आस्था है, एजेंडे में नहीं। एजेंडे पे आप नहीं है। बताइए, पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए, एजेंडे में है। प्रेम शुक्ला जी, मंदिर आपके एजेंडे पर है कि नहीं है? होता तो बना नहीं लेते 4 साल में। अगर एजेंडा में होता तो 4 साल में बना दिए होते। देखिए, जो मेन जो ऑब्जेक्ट है, सुन लीजिए, ये हमारा संकल्प है। बिल्कुल, फिर से बोलिए। अयोध्या में संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हमारा संकल्प है, और राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? संविधान के दायरे में तो दोनों पार्टीज संविधान के दायरे में, संविधान के दायरे में हमारा संविधान को फॉलो कीजिए, वो हरकत मत कीजिए। मस्जिद के लिए फैसला दे, मस्जिद बन जाए, मंदिर के लिए फैसला दे। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई थी आप लोगों ने, वो हरकत बंद कर दीजिए। उसके बाद आप संविधान के दायरे में कीजिए, हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। मौलाना साहब, आप गाली देंगे और हमको इस तरह की बातें करेंगे तो आप प्रार्थना, आपसे यही विनती है, कौन गाली दे रहा है? अपने शब्दों पर जरा नियंत्रण अरे आप तो संविधान की धज्जियां उड़ाने का क्या मतलब है? ये देखिए, अब अपनी संविधान की धज्जियां उड़ाने का, अगर आपने नहीं उड़ाई थी, देखिए, पहले ये समझ लीजिए कि आज भी आपके 17 बड़े लीडर FIR दर्ज क्यों है संविधान के उल्लंघन? देखो, ये आपकी ये समझ है ना कि हम आपके गुलाम हैं, ये पहले इसको निकाल दीजिए दिमाग से। आप बता दीजिए कि आपके दिमाग में तो ये पूछ कर भरा हुआ है ना कि मुसलमान शासक है, हिंदू शासित है, ये पहले दिमाग में संविधान के उल्लंघन। देखो, ये आपकी ये समझ है ना कि हम आपके गुलाम हैं, ये पहले इसको निकाल दीजिए दिमाग से। आप बता दीजिए कि आपके दिमाग में तो ये पूछ कर भरा हुआ है ना कि मुसलमान शासक है, हिंदू शासित है, ये पहले बताइए। प्रेम शुक्ला जी, 6 दिसंबर 1992 को आपने संविधान का सम्मान किया था या संविधान की धज्जियां उड़ाई थी? ये पूछ रहे हैं काश्मीर साहब। संविधान के तहत एक ढांचा गिर गया, इसे संविधान का क्या लेन देन है? नहीं, संविधान के तहत गिरा था, गिर गया। एक खड़ा हुआ ढांचा, संविधान के तहत खड़ा हुआ ढांचा ढह गया, तो संविधान का कोई लेन देन नहीं। तो फिर एडवाणी जी का कोई संविधान चल रहा है, मुरली मनोहर जी जो मुकदमा चल रहा है, ऐसे हजारों मंदिरों को तोड़ा गया है, तो वो क्या संविधान का दायरा नहीं है? फिर इसके लिए सारे, इसके लिए क्या मौलानाओं को नहीं, इस तरह संविधान का उल्लंघन करने की वजह से केस चल रहे हैं। संविधान बहुत सारे मंदिरों का ध्वस्त किया गया है, तो क्या संविधान को ध्वस्त किया मुसलमानों ने?
आपने बनारस में 120 मंदिर तोड़ दिए। संविधान इसको क्या मानते हैं? संविधान को क्या बात कर रहे हैं दीपक जी? मुझे इंक्लूड कीजिए आप। आपने मंदिर तोड़े दिए, बिल्कुल आप तो डबल स्पीक हो गए। बिल्कुल तोड़े कि नहीं तोड़े बनारस में? अनैतिक बातें कर रहे हैं। आपने बनारस में तोड़े कि नहीं तोड़े? आप मुझे बताइए, ये कौन सी बात है? पांच बता रहे हैं, लेकिन आपने उनकी बात सुन ली, आपने उनका मत सुन लिया साफ साफ। आज भी हम इनको अगर मस्जिद तोड़ोगे तुष्टिकरण नहीं, मंदिर तोड़ोगे तुष्टिकरण है। आप अपने अंदर चेंजिंग लाइए। पहले तो मस्जिद कहना ही तो सवाल ये है कि ये बदल गए हैं या नहीं, ये संविधान का बदल गए हैं मैं नहीं पूछ रहा हूँ। देखिए, कोई सवाल भी- ये है ये बदल गए हैं या नहीं। कासमी साहब सोच के जवाब दीजिएगा। अभी इसका सुप्रीमो के दीपक अंदर जी, चेंजिंग तो दीपक आई है, लेकिन इन जी, लोगों में दीपक जी। चेंजिंग नहीं आई है। देखिए इन लोगों की ये मानसिकता में आपको चेंजिंग मैं नहीं आई है। विवादित को मस्जिद कहना और ये यही लेके संविधान का डूबेंगे अपमान उनको, है। यही लोग लेके डूबेंगे नरेंद्र मोदी को। अयोध्या के अगर विवादित नरेंद्र मोदी की ढांचे सोच के मुताबिक आप ये लोग हमारी चले चिंता छोड़ दीजिए। तो नरेंद्र मोदी आगे जाएंगे, लेकिन ये लेके डूबेंगे उनको, ये सच्चाई है। अयोध्या के विवादित ढांचे को कोई मुल्ला अगर मस्जिद कहेगा तो संविधान का तो अपमान आपके है। कहने से मंदिर बन जाएगा। जाइए कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट को, मंदिर बनेगा, आपके हाथ में है। हम बनाएंगे। जाइए कह दीजिए ना, मंदिर बनाएंगे, वहाँ मंदिर ही बनाएंगे। सारी दुनिया को पता है बाबरी मंदिर मस्जिद ही टूटी है बनेगा, मामले में, संविधान के दायरे सारी में। दुनिया को पता है। क्यों नहीं बना लिया? वहाँ बाबरी ढांचा था, अगर बाबरी मस्जिदों में सुअर की मूर्तियां नहीं आपका होती। कोई लेना देना नहीं है तो 4 साल में आपने क्यों नहीं सुअर बनाया? सुअर पूछते हैं क्या? क्यों नहीं बना लिया आपने 4 आप साल में? सुअर पूजने वाला आप देश मौलाना को है क्या? गुमराह क्यों कर रहे हैं? सुअर आप पूजने 4 वाला साल में मौलाना है क्या? सिविल कोड क्यों नहीं लिया है? सुअर पूजते हैं क्या मौलाना? आपने 370 क्यों नहीं सुअर हटा दिया? पूजने लगे क्या मौलाना? 4 साल में आपने क्या किया? अगर आप सुअर आपके जो पूजते बेसिक हैं, एजेंडा तब वो जो है थे, मैंने 4 साल में कॉमन सिविल सबका कोड, सबका विकास किया। 4 साल में मैं बताता हूँ क्या किया है भारत की सरकार ने, मोदी सरकार ने। दीपक जी मुझे इंक्लूड कीजिए डिबेट में। मैं कह रहा हूँ कि उस पर आपने अमल नहीं किया। दीपक जी, उसको एजेंडे में डाल दिया, उसको छिपा दिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे लोगों की दुकानें बंद कर दिए, बाहर का चंदा बंद कर दिया, बाहर से जो काला धन ये लाते थे वो बंद हो गया, मदरसों के नाम पे चंदा जो आता था वो बंद कर दिया, इसलिए इनको छटपटाहट हो रही है। पंडित जी आए हैं। अरे खामोशी से ये नए पंडित जी आए और ये झूठे मौलवी जो बैठ के झूठा तिलक और लगा लो, बातें कर रहे हैं। तिलक और लेकिन मैं लगाओ। आपको दीपक जी बताऊं, भारत के मुसलमान आज मोदी जी से तिलक और लगा लीजिए, करा भेजिए। रहे हैं। उन्होंने ऐतिहासिक काम ट्रिपल अरे तिलक तलाक भेजो का आपके ऐतिहासिक लिए। फैसला तिलक और लगा लोकसभा में लीजिए बिल और पारित किया। जनेऊ पहन लीजिए। उन्होंने महरम और गैर यासिर महरम से के राम लिए कुमार नाम रख हज में लीजिए। जाने की सबसे बड़ी सुविधा दी उन्होंने। यासिर जिलानी से राम कुमार नाम रख लीजिए। जहालत मत करो, आवाम देख रही है। जहालत मत करो, आवाम आपको भी देख रही है और आवाम तुम आवाम आपको भी देख रही है। इसलिए खामोशों के बात सुनो। बीजेपी में आपकी हैसियत नहीं बेचारे कुछ भी। मोदी जी को आप श्रेय देंगे, मोदी जी ने प्रेम शुक्ला कुछ बोले तो समझ में आता है। आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी की तरह नाच रहे हैं। इसलिए खामोश बैठो। तुम जैसे लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को हाशिए पे लेके चले गए। अगर तुमने उन्माद की बातें नहीं की होती, तुम लेके जाओगे उनको ऊपर। की राजनीति करने वालों को साथ नहीं दिया होता, राष्ट्रीय मुस्लिम तो आज मंच लेके जाएगा उनको बहुत हाशिए पे नहीं ऊपर। होता। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच तुमने- जिसको आरएसएस भी स्वीकार नहीं करता, जिसको बीजेपी भी स्वीकार नहीं करती। बताइए साजिद रशीदी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से आपको दिक्कत क्या है? बस इसलिए दिक्कत है कि ये राष्ट्रीय कहलाते हैं, लेकिन जिसकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं, जो इसके सबसे बड़े संयोजक है, कन्वीनर है, उसमें देश के जितने बड़े बम धमाके हैं सबका इल्जाम है उसके ऊपर। ना ये गलत है, गलत नहीं है, इल्जाम है। नेशनल चैनल पे कह रहा हूं मैं, इल्जाम है उस पर। इल्जाम है उसके ऊपर, पूछ लीजिए नरेश पर इल्जाम है कि नहीं। यासिर जिलानी से ही पूछ लेते हैं। यासिर जिलानी साहब ये कह रहे हैं कि आपके जो संगठन के प्रमुख है इंद्रेश साहब, उनके ऊपर बम धमाकों के इल्जाम है, क्या है सच है? इन्हें क्या पता, ये तो बेचारे अनपढ़ आदमी है। उसके खिलाफ कोई भी FIR है, इन जाहिलों से पूछ लीजिए अगर कानून के बारे में जानते हैं तो। कर ले भाई, किसी पुलिस स्टेशन में, बीजेपी का यही किसी कल्चर NIA है, एजेंसी बीजेपी में इसी की ट्रेनिंग किसी दी जाती जगह है। कोई FIR है क्या बीजेपी ने आपको ऐसी ट्रेनिंग दी है, इसी लैंग्वेज के लिए, इसी जबान के लिए? जरा आप जबान पहले तिलक लगाओ, फिर अच्छा लगेगा। शुरुआत करोगे, पहले तिलक लगाओ, जनेऊ पहनो। तिलक लगा दिया, जनेऊ पहनने से क्या हो रहा है? तिलक भिजवाता हूँ तुम्हारे लिए, जनेऊ भिजवाता हूँ, कर लेना उसको। तिलक और टोपी से क्या होगा? 5 मिनट लगे रशीदी साहब और कासमी साहब, 5 मिनट लगे मोदी जी की पार्टी और मोदी जी
मोदी जी से एकाएक आप पहुंच गए इस तरह की बयानबाजियों पर और इस तरह की झूठम प्रचार पर। मुझे ये बताइए क्या आप मोदी जी को एक्सेप्ट कर रहे हैं या मोदी जी को इन लोगों के साथ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी तो आखिरकार दल तो उनका वही है ना जिससे वो निकल कर आते हैं। इस पर बताइए आप। नहीं, देखिए, हमने पहले भी कहा कि मोदी जी सही है अपनी जगह, लेकिन ये जो इनके कारिंदे हैं ये सही नहीं है और आने वाले 2019 में इन्हीं से नुकसान होगा मोदी जी को। ये सच्चाई है, मैं ऑन ईयर बोल रहा हूं। अगर ये लोग सुधर जाएं तो मोदी जी 2019 में मोदी जी को नहीं रोक पाएगा कोई भी। चलिए ठीक है, इसी बात पर हम बहस शुरू करेंगे और बहस यहां पर भी ले जाएंगे कि आखिरकार ऐसा एकाएक क्या हो गया है जो मोदी जी आज मुझे अच्छे लगने लगे। अब खाली ग्लूकोज नहीं, अश्वगंधा, शतावर व एलोवेरा की स्वास्थ्यवर्धक शक्ति के साथ पतंजलि हर्बल ग्लूकोज शक्ति से दीजिए अपने परिवार को 12 महीने आयुर्वेद का पूरा पोषण। Makes its presence felt. Baleno, made of metal. आज का दिन एक ऐलान है, ये ऐलान बोलेगा हम हैं हर दिन लोएस्ट प्राइस, सारा इंडिया बोलेगा। बचत के तराजू में ये खुशियां तौलेगा, हम हैं हर दिन लोएस्ट प्राइस, सारा इंडिया बोलेगा। आज से रोज की जरूरत की हर चीज बिग बाजार देगा, हर दिन लोएस्ट प्राइस पर। बिग बाजार, हर दिन लोएस्ट प्राइस। टायर्स की हर दिन हर जगह दुनिया भर में परीक्षा होती है। मिशलिन के बनाए टायर ड्राइव करते समय आपको सुरक्षित रखते हैं। टायर टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के साथ मिशलिन टायर्स आपकी ड्राइव सुरक्षित और आरामदेह बनाते हैं हर दिन। मिशलिन वर्ल्ड प्रूफ टायर्स के साथ सुरक्षित आगे बढ़िए। आज मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा आप लोगों के सामने आ रही है। एक कलाकार की ताकत है उसकी आवाज, हर आवाज का साथी है क्लोरिक्स। क्लोरिक्स कॉफ सिर्फ है तो अलविदा खांसी। कौन है? कौन है? आज से रात 10:30 बजे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है वो चुनूं। मैं कोलगेट के अलावा कोई और चीज प्रोडक्ट चुनूंगी नहीं। मैं मेरी बेटी को बेस्ट ही दूंगी, तो बस मैं कोलगेट लूंगी। मार्केट में काफी सारे चॉइसेस है, पर माय चॉइस इज कोलगेट। इनकी तरह करोड़ों माएं भरोसा करती हैं कोलगेट पर, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलायबल है और इस पे भरोसा किया जा सकता है, इसलिए कोलगेट। माँ का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाया कोलगेट। भाभी वही महीने की तकलीफें तो 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 औषधि बटॉनिक हेम पुष्पा लो। हेम पुष्पा मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी व चिड़चिड़ापन दूर करे और खून साफ कर रूप निखारे। RMB Global University has been awarded the best university in rural India in 2018 by ASSOCHAM. RMB Global University, educating stars for tomorrow. Admissions open. Apply now. Garnier Black Naturals hair color. इनके नेचुरल लुकिंग बालों का सीक्रेट। आलमंड ऑयल लो, नो अमोनिया फॉर्मूला, ग्रेस कवर करे सिर्फ 15 मिनट और दे शाइनी नेचुरल लुकिंग बाल ताकि आप कलर करो और किसी को पता न चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। अबे जो साथ में खाता है पेटाई वो बन जाता है भाई। हर रिश्ता बोला मेरा नाम की कोका कोला। कार बेचो तो आरसी ट्रांसफर का झंझट है, सिर्फ कार्स 24 के ब्रांच में आरसी ट्रांसफर असिस्टेंस मिलता है। विजिट द नियरेस्ट कार्स 24 ब्रांच टुडे। धूप हो या बरसात, पैरागन पैरालाइट चलता रहे। जैसी चॉइस सबकी मिलेगी चॉइस, मकान या बिल्डिंग ऑफिस सबकी मिलेगी चॉइस।
1, 2, 3, 4 सारे BHK बंगलोज विलास फ्लैट्स हटके इसकी जैसी चॉइस चॉइस सबकी मिलेगी चॉइस 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 Garnier Black Naturals है कलर इनके नेचुरल लुकिंग बालों का सीक्रेट। आमंड ऑयल नो अमोनिया फॉर्मूला ग्रेस कवर करे सिर्फ 15 मिनट और दे शाइनी नेचुरल लुकिंग बाल ताकि आप कलर करो और किसी को पता न चले। ट्राई गार्नियर ब्लैक नेचुरल्स। सूजी और मैं 2 साल से डेटिंग कर रहे थे और लड़के ये कौन है? सब जलते थे। नंबर चेक करा ले तेरा। फिर मैंने सुना कि Lenskart.com पे लेजर प्रिसीजन से बने लेंस होते हैं, सोचा यहीं से ले लेते। हाँ Lenskart पर है 100% accurate lenses and 2 pairs for ₹999 plus free eye test. Lenskart.com। हर किसान का दिल है आज उमंगों से भरा। बारिश के आने से होगा हर सपना पूरा। जॉन डियर की ओर से अच्छी बारिश की शुभकामनाएं। कल देखे सो आज देखे सो राइट नाउ। आइडिया 4G पर विदाउट ब्लिंकिंग दिस थिंग दैट थिंग देखते जाओ। कल देखे सो आज देखे सो राइट नाउ। हमें ज्यादा का फायदा लेकर गुल टॉकिंग करते जाओ। जीतते जाओ। GoDaddy के सिक्योरिटी स्पीड और 24/7 कस्टमर केयर के साथ वेबसाइट होस्ट करने में हिचकिचाना कैसा? GoDaddy को आज ही फोन लगाएं। चलेगी ना? अब चलेगी। आने वाले कल की सुरक्षा में हम आपका साथ देंगे। कैस्ट्रॉल एक्टिव, द इंजन को लगातार सुरक्षा। कार बेचो बेस्ट प्राइस में, जो मिलेगा Cars 24 के ब्रांच में इंस्टेंट पेमेंट के साथ। Visit the nearest Cars 24 branch today. Don't just stop at 2 delicious crispy veg burgers for 59. Add in 2 crispy chicken burgers for just 79. क्योंकि पेट भरेगा, नीयत नहीं। Burger King, your way. कौन है? आज से रात 10:30 बजे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कहीं जूते के छाप, कहीं चाय के दाग और किचन में है छौंक के छींटे। अचार के धब्बे कैसे हटते, सिलेंडर के नीचे है लोहे के निशान। सफेद मार्बल को होली का स्नान। इन देसी दागों को विदेशी फ्लोर क्लीनर का समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है ना मैडम? बिल्कुल। आ गया पतंजलि Go 9 और होम क्लीनर्स की रेंज। तो कश्मीर से अयोध्या तक क्या मुसलमानों को मोदी पसंद आने लगे हैं? हमारा बहस का आज का विषय ये है। मौलाना साहब बिल्कुल दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि ऐसा क्या हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि बीजेपी वो नेचुरल पार्टी बन गई है जिसको मौलाना साजिद रशीदी जाकर वोट डाल सकता है। ऐसा क्या हो जाएगा जब आप ये बात मानेंगे? नहीं, इनके जो 3 अहम एजेंडे हैं, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, दफा 370, अगर ये तीनों को छोड़ दें तो नेचुरल पार्टी बन जाएगी बीजेपी और साजिद रशीदी सिर्फ वोट ही नहीं कंपेनिंग करेगा इनके लिए। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। बड़ा कैटेगोरिकल बात कही है इन्होंने, जवाब दीजिए कि क्या इन 3 मुद्दों को आप छोड़ देंगे? फिर मैं यासिर के पास जाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी खुश होकर जिसको वोट डालना चाहे डाल सकते हैं। अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि और समान नागरिक कानून पर भारतीय जनता पार्टी की राय। तो कश्मीर से अयोध्या तक क्या मुसलमानों को मोदी पसंद आने लगे हैं? हमारा बहस का आज का विषय ये है। मौलाना साहब बिल्कुल दिल पर हाथ रख के बोलिएगा कि ऐसा क्या हो जाएगा कि आप बोलेंगे कि बीजेपी वो नेचुरल पार्टी बन गई है जिसको
मौलाना साजिद रशीदी जाकर वोट डाल सकता है। ऐसा क्या हो जाएगा जब आप ये बात मानेंगे? नहीं, इनके जो 3 अहम एजेंडे हैं, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, दफा 370, अगर ये तीनों को छोड़ दें तो नेचुरल पार्टी बन जाएगी बीजेपी, और साजिद रशीदी सिर्फ वोट ही नहीं कैंपेनिंग करेगा इनके लिए। चलिए ठीक है, प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। बड़ा कैटेगोरिकल बात कही है उन्होंने, जवाब दीजिए कि क्या इन 3 मुद्दों को आप छोड़ देंगे? फिर मैं यासिर के पास जाऊंगा। मौलाना साजिद रशीदी खुश होकर जिसको वोट डालना चाहे डाल सकते हैं। अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि और समान नागरिक कानून पर भारतीय जनता पार्टी की राय। मौलाना साजिद रशीदी खुश होकर जिसको वोट डालना चाहे डाल सकते हैं। अनुच्छेद 370, राम जन्मभूमि और समान नागरिक कानून पर भारतीय जनता पार्टी की राय हम उसी तरह कायम है जैसे पहले कायम थे। जिसको जो सोचना हो, जो हमारा सबका साथ, अनुच्छेद 370 जो है, अनुच्छेद 370 जो है मुसलमानों का रहेगी, कोई लेन देन नहीं है। आप मुझे कृपा करके पॉलिटिकल भी आप मुझे बता दीजिए मेरे भाई, हिंदू वोट खिसक रहा है, आप चाहे जितना रात चाहिए, हिंदू वोट जा रहा है आपके पास से, चाहे जितना चाहिए। जरा मुझे स्पष्टीकरण कर दीजिए मौलाना रशीदी, आप जरा स्पष्ट कर दीजिए, मेरी जानकारी सुधर जाए कि अनुच्छेद 370 से भारत के सामान्य मुसलमानों का क्या लेन देन है और हिंदुओं का क्या लेन देन है? हिंदुओं का लेन देन है, क्या लेन देन है बताइए? क्योंकि हिंदुस्तान का अंग है वो, अंग तो हम भी मानते हैं, जो है अंग तो हम भी मानते हैं, अंग तो कश्मीरी भी मानते हैं हिंदुस्तान का। सुन लीजिए, कुछ लोग हैं जो उसको अलग करना चाहते हैं। वहाँ 371 सुन लीजिए, अब जरा सुन लेंगे। बताइए। हिंदू जो है ये संप्रदायवाचक शब्द नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस JS वर्मा की संवैधानिक खंडपीठ का कहाँ का पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे भाई आप? ये ज्योग्राफिकल नहीं, अच्छा सुप्रीम कोर्ट को नहीं, कश्मीर से क्या लेना देना हिंदुओं का? अगर दफा 370 हट जाए तो हिंदुओं को क्या भला होगा? हिंदुओं को क्या भला होगा? क्या भला होगा? आप क्या कह रहे हैं? सॉरी, चलिए मैंने कह दिया, मैं क्या भला होगा? क्या भला होगा अगर दफा 370? मैं कश्मीर में जाकर रहना चाहता हूँ, मुझे कश्मीर में जाकर रहने की इजाजत क्यों नहीं है? 80 करोड़ हिंदू बस जाएंगे जाके कश्मीर में? 80 करोड़ नहीं बचे, 5 करोड़ बस जाए, क्या दिक्कत है? अरे कमाल की बात है। अगर नहीं बसेंगे, हिंदुओं को क्या मतलब है? मैं अपना मतलब बता रहा हूँ, मैं अपना मतलब बता रहा हूँ। मैं जाके श्रीनगर में एक अच्छा सा घर बना के रहना चाहता हूँ। 84 जी, अगर नहीं बसेंगे जब भी क्या बात करना आप चाहते हैं तो 371 पे क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? अभी आप 370 की बात पूछिए ना, उस सवाल का जवाब इसलिए कि कश्मीर मुसलमानों से रिलेटेड है। मुझे आप 370 का मसला आपने उठाया, मैंने नहीं उठाया। आपने कहा कि 370 कॉमन सिविल कोड, 84 जी, मुझे बताओ, और राम मंदिर। आप जैसे कितने लोग हैं जो कश्मीर में घर बना सकते हैं? श्रीनगर में गिने चुने 5-7 10 लोग। मेरी भी इच्छा बनाने की। अच्छा 5-7 10 लोग बना सकते हैं, उनसे क्या भला हो जाएगा? गरीब लोगों का कोई भला हो तो बताइए। शुक्ला जी बनाना चाहते हैं, शाजिद आप बनाना चाहेंगे? आप एक काम करिए, मैं शाजिद आप घर बनाना चाहेंगे कश्मीर में? मैं कश्मीरी से घर दिलवा देता हूँ, आपको रहना शुरू कर दीजिए। नहीं, आप घर दिलवा दीजिए ना। हाँ दिलवा देता हूँ ना, खरीदना चलिए दिलवा देता हूँ। खरीदने क्या मतलब? आपको रहने से मतलब है ना? खरीदने क्या मतलब है? रहने से मतलब खरीद कर भी रहेंगे, वैसे भी रहेंगे, मैं दिलवा देता हूँ आजीवन। उसके लिए रहे प्रेम शुक्ला जी, क्या दिक्कत है? क्या मुसलमान हिंदू भाई भाई नहीं है? मुझे खरीदना है। क्या हिंदू मुसलमान भाई भाई नहीं है? इनको खरीदना है के लिए बताते। नहीं मौलाना साजिद रशीदी, एक और छोटा सा मेरा सवाल है और मुझे लगता है पेशेंटली इसका जवाब देंगे। वहां पर जो है 2 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी रहते हैं, जिसको अनुच्छेद 370 के कारण उनको भंगी लिखा जाता है और उनको वहां की नागरिकता नहीं मिल रही है और भंगी के अलावा और कोई काम नहीं कर सकते। क्या उनसे आप इसको मुक्ति दिला सकते हैं? अब वो दलित मुस्लिम एकता के बहुत बड़े फरिश्ते हैं, नहीं। क्या उनको उनका अधिकार दिला सकते हैं? और ये अधिकार क्यों नहीं गवर्नमेंट रही है? नहीं प्रेम शुक्ला जी, ये स्टेट में नहीं बता रहा, भारत में सवाल है आप लोगों का। उसी को हटाना चाह रहे हैं हम। आपकी सरकार ने क्या विरोध कर रहे थे ना? नहीं, क्या कर रही है आपकी सरकार ने? 370 का विरोध कर रहे थे ना? क्या कर रही है आपकी सरकार? ये जो सफाई और कर्मचारी की बात कर रहे हैं, ये स्टेट में वही हम हटाना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं तो स्टेट में हम हटाना चाह रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, कैसा है ना, प्रेम शुक्ला जी, आपकी जानकारी है पहले इसी काम आप कहीं से जो है टुकड़ों पा जाते हो, यहाँ भौंकने लगते हैं। हटाना चाहिए था, ठीक नहीं, आपने क्यों नहीं हटाया?
आपने बगैर दफा 370 वापस विरोध कर रहे हैं ना, हम हटाएंगे ना, हम तो कह रहे हैं। अच्छा मुझे इससे अब हिंदू गुमराह होने वाला नहीं मेरे भाई। दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्रेम शुक्ला जी, 1 मिनट, एक सवाल और जानना चाहता हूँ इनसे। मुझे आप ये बताइए, 3 तलाक के फेवर में आपकी 3 तलाक के अगेंस्ट है? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के फेवर में नहीं हूं मैं, और कोई भी मुसलमान नहीं है। आप बताइए। कोई भी मुसलमान नहीं है। 3 तलाक का ये अभी कोई इशू ही नहीं है, और इसका हिंदू मुस्लिम ये तो मुसलमानों का पर्सनल मैटर है, तो पर्सनल मैटर है तो पर्सनल ही लॉ के पास रहने दीजिए ना, आप खाए उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, सुप्रीम मान लिया, हम लोगों ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक नहीं, हम लोगों ने मान लिया। हम तो रिव्यू पिटीशन भी दाखिल नहीं किया, अगर चाहते तो उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते थे, लेकिन नहीं, विरोध कहाँ किया, मुसलमान मान लिया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मैं मेंबर बैठा हूँ यहाँ पे, नहीं किया सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं किया, तो उसके लिए उस फैसले के रिव्यू की जो कमेटी बनी थी, मैं उसका भी सदस्य हूँ। रिव्यू पिटीशन की बात आई थी, लेकिन हम लोगों ने इनकार कर दिया उसको, रिव्यू पिटीशन भी दाखिल नहीं करेंगे, जो फैसला हुआ उसको ऐसी जो कानून बनने जा रहा है। चलिए सीधे हम चलते हैं यासिर जिलानी के पास। यासिर जिलानी जी, क्या वाकई में मुस्लिम समुदाय साजिद रशीदी साहब, कासमी साहब 3 तलाक के अगेंस्ट है? देखिए, ये लोग आज से 2 साल पहले आप अपने ही चैनल के रिकॉर्ड उठा के देखें, खंगालें, ये ट्रिपल तलाक पे सबसे ज्यादा अगेंस्ट, गला फाड़ के इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पे। पहले तो इन्होंने ये सवाल किया कि हमारे शरिया पे ये प्रहार है, उसके बाद इन्हें समझ में आया युवा नौजवान मुसलमान जो पढ़ा लिखा था, उन्होंने इनसे सवाल किया। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, इन जाहिलों से ज्यादा बोझ डाल दिया शायद आप लोग। ये जहालत आपका इलाज करवा देता हूँ, आपके ऊपर बोझ ज्यादा डाल दिया शायद अंग्रेज जी ने। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। मैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दारुल उलूम देवबंद को चैलेंज करता हूँ ट्रिपल तलाक के ऊपर। क्या है ये तुम्हारी भाई, मूंग मसूर की दाल में क्या ऐसे तुम्हारी? एक इंसान है, मुर्गे की अजान पे कहीं नमाज पढ़ी जाती है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड आप चिल्लाओ, लाल किले पे खड़े हो, कौन मानेगा आपको? मोदी जी का ये फैसला। अरे आप लाल किले पे खड़े होकर चिल्लाओ, आपको कौन जानेगा? यासिर जिलानी कौन है? कौन है यासिर जिलानी भाई? साजिद रशीदी साहब, दारुलूम जैसे इदारे हैं वो आप कौन है? तो बताइए, अगर वो चैलेंज करे आरएसएस को कि आरएसएस देश में क्या है, वीएचपी क्या है, मैं तो नहीं कहता भाई मैं प्रधानमंत्री को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि साजिद रशीदी साहब भी हमारे गेस्ट हैं और यासिर जिलानी साहब भी हमारे गेस्ट हैं, और दोनों गेस्ट की हैसियत से अपनी राय को रखने के लिए स्वतंत्र है। आदमी को अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। हम लोग तो मेरी बात को कितने लोग मानते हैं, नहीं मानते, वो बात पर बैन लग चुका है। कौन जानता है यासिर जिलानी कौन है? वो आ रही हो जिस आरएसएस पर, उस पर हम कमेंट नहीं करते। ये दारुल देवबंद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर कितनी हैसियत है कमेंट करें। प्रेम शुक्ला मानते हैं साजिद रशीदी को, प्रेम शुक्ला तुम्हारे जैसे मौलाना को। अरे आरएसएस भाई है, इंटीग्रेशन एक्टिविटीज को लेकर प्रेम शुक्ला मेरे भाई है, प्रेम शुक्ला मानते हैं। तुमने क्या किया समाज के लिए, ये जवाब दो। प्रेम शुक्ला आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, मुझे ये बताइए। के लिए सुबह से शाम तक मैं तो आपको मानता हूँ अपना भाई, आप मुझे भाई मानते हैं कि नहीं? अरे प्रेम शुक्ला आप मुझे भाई मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैं तो मानता हूँ। जवाब दे दीजिए, आप इनको भाई मानते हैं? कसाई को तो भाई नहीं मान सकता ना, ये आपकी सोच है गंदी, कसाई को अपने भाई आपकी गंदी सोच है जो नरेंद्र मोदी को 2019 में लेकर गंदी सोच आपकी है, यही गंदी सोच है आपकी, अनुच्छेद 370 यही गंदी सोच है, और इसी सोच की वजह से हिंदू मुसलमान पास नहीं आता। और ये यासिर जिलानी इसी सोच की वजह से हिंदू मुसलमान पास नहीं आता। बिल्कुल अपना अपना रखे रहिए। जो आपका खमीर था, जमीर था, वो निकल गया चैनल पे, यही मैं निकलवाना चाहता था, यही मैं निकलवाना चाहता था। आपके पेट में क्या है निकल गया, हल्के आदमी हो, बर्तन बच गया एकदम। हमारे भाई भी नहीं है गांधी मैदान की वो रैली प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट में और आपके स्टेटमेंट में। हम तो हिंदुओं को भाई मानते हैं भाई, यही फर्क है। हम तो हिंदुओं को बड़ा भाई मानते हैं अपना, वो भी रैली देखी, आप माने न माने। अरे आरिफ मोहम्मद खान का कहना है कि अगर 1986 में मोदी सरकार होती तो सावानो केस को न पलटा जाता। आपकी क्या राय? अगर राम मंदिर पर फैसला आने के बाद
नरेंद्र मोदी जी ने वो फैसला नहीं पलटा तो मैं उसको सच मान लूंगा। जो आपको लगता है कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद नरेंद्र मोदी जी उसको पलट देंगे? हो सकता है कोई वो ले आए, क्या नाम, कोई कानून ले आए, पार्लियामेंट में पास करा लें कुछ, जैसे उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने करा लिया था। अगर उन्होंने नहीं कराया तो मैं उसको सच मान लूंगा कि भाई बिल्कुल सही है। नहीं तो अगर राम मंदिर का फैसला ये आ गया कि मंदिर बनेगा तो उसको क्यों पलटेंगे भाई मोदी साहब? फैसला आ गया कि मस्जिद बनेगा, अगर कोर्ट ने कह दिया कि साहब मस्जिद बनेगी और प्रधानमंत्री जी ने 56 इंच का सीना दिखा के ये कह दिया कि साहब मस्जिद बनेगी, बहुत अच्छी बात है। बड़ी हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, ये किस तरीके बहुत बड़ी बात है। अगर मस्जिद के हक में 56 इंच का सीना है ना, 56 इंच का सीना है ना, 56 इंच के सीने में तो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सारे बसने। प्रेम शुक्ला जी जवाब, प्रेम शुक्ला जी जवाब। 56 इंच के सीने में अकेला थोड़ा ही होना चाहिए आदमी। देखिए ऐसा है, लोगों का एजेंडा तालिबान के एजेंडे को चलाने का है। कुछ लोग कांग्रेस की दलाली करने का धंधा कुछ लोगों का रहा है। उनको जो सोचना है सोचने दीजिए। देश संविधान के, आपकी सोच क्या है? संविधान के, आपकी सोच क्या है? मेरी सोच बहुत स्पष्ट है। तालिबान के दलालों के खिलाफ खड़ा होना, ललकारना। नहीं, मुझे तो ये लग रहा है तालिबान के दलालों को ध्वस्त करना, प्रेम शुक्ला तालिबान के दलालों को ध्वस्त करना हमारी सोच है। मुझे तो ये लग रहा है कि तालिबान से सुपारी ले ली है आपने। किसका नुकसान होगा, किसका नहीं? चौरसिया जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रेम शुक्ला जी ने तालिबान से सुपारी ले ली कि मैं आपका इतना प्रमोट करूंगा, इतना प्रमोट करूंगा हर चैनल पर बैठ के और आपका नाम रोशन कर दूंगा। हो सकता है पैसे ले लिया है तालिबान के नाम पर, तालिबान से बिल्कुल ले लिया होगा, बिल्कुल 100 बार नाम ले लिया। अरे 100 बार नाम ले लिया, हम एक बार भी नहीं ले रहे हैं मुसलमान होकर। चलिए, और ये हिंदू होकर 100 बार ले रहे हैं, तो इसका मतलब पैसा ले लिया इन्होंने तालिबान से प्रमोट करने के लिए। यहीं पे विराम लेता हूँ। किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये 2019 में पता लग जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो मैं कह रहा था कि कश्मीर से लेकर अयोध्या तक मुसलमान आज मानने लग गया है कि मोदी जी उनके हैं और जो वो कर रहे हैं वो वाकई उनके लिए है। इस रास्ते को तय करने में अभी काफी वक्त बाकी लगता है, अभी काफी वक्त बाकी है। फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला हमारे चैनल पर लगातार जारी।